स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। तो यहाँ क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन एट द अर्थ सर्फेस। ठीक है, द इंसुलेशन रिसीव एट द सर्फेस वेरीज फ्रॉम अबाउट 320 watt per meter square in the tropics to about 70 watt per meter square in the pole। तो यहाँ पे क्या है कि इंसुलेशन जो हमें रिसीव होता है ट्रॉपिक्स पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे रिसीव होता है, ट्रॉपिक्स पे, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज हो रहा होता है वहाँ पे। तो द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और सोलर एनर्जी जो रिसीव होता है ट्रॉपिक्स पे वो 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। कहाँ 320 होता है पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे, ट्रॉपिक्स पे, एंड 70 वॉट पर मीटर स्क्वायर कहाँ पे होता है, पोल्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम इंसुलेशन इज रिसीव ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। सो मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पे रिसीव होता है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। वेयर द क्लाउडनेस इज लीस्ट, इक्वेटर रिसीव अ कंपैरेटिवली लेस इंसुलेशन देन द ट्रॉपिक्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जब फर्स्ट टाइम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सनराइज आ रहा होता है और 0 डिग्री पे है, टेम्परेचर भी हाई होता है, फिर भी वहाँ पे इंसुलेशन क्यों लेस होता है ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनराइज तो डायरेक्टली आ रहा होता है, बट वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, बारिश होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो स्टेबल हो जाता है और डिक्रीज़ होने के बजाय थोड़ा सा हाई ये डिक्रीज़ हो जाता है टेम्परेचर। और ट्रॉपिक्स के कंपैरिजन में ट्रॉपिक्स पे ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर, बिकॉज इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्टिनेंट पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन। जनरली एट द सेम लैटिट्यूड द इंसुलेशन इज मोर ओवर द कॉन्टिनेंट देन ओवर द ओशन। तो ये तो पता है, जो ओशन के पास होगा वहाँ पे वहाँ वो ज़्यादा टेम्परेचर कम होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के पास जो होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, इन विंटर द मिडिल एंड द इन विंटर द मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड रिसीव अ लेस रेडिएशन देन इन द समर। तो विंटर में क्या होता है, विंटर में मिडिल एंड द हाई लैटिट्यूड रिसीव अ लेस रेडिएशन देन इन द समर। ठीक है, सेकंड है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता कैसे है। The Earth, after being heated by insulation, transmit the heats, transmit the heat to the atmospheric layers near the Earth in the long wave terrestrial radiation। तो यहाँ पे क्या है, दो टाइप ऑफ रेडिएशन होता है, एक होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड सेकंड इज टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द तो जो भी इंसुलेशन हमें रिसीव हो रहा होता है, द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेरिक लेयर नियर द अर्थ इन द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर, वो बेसिकली गर्म किससे होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से वो गर्म होता है, ना कि सोलर इंसुलेशन। मींस इट इज हीटेड बाय इंसुलेशन ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर लेयर नियर द अर्थ सरफेस। तो जो भी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो हमारे लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को गर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, the air in contact with the land get heated slowly and the upper layer is contact with the lower layer is also get heated। तो जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि जैसा हवा वैसा वैसा वहाँ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द लैंड गेट हीटेड स्लोली एंड अपर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद द लोअर लेयर गेट ऑल्सो हीटेड। तो वही जो हमारा सोलर रेडिएशन है उससे क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और उसके कॉन्टैक्ट में जो हवा आएगा वो भी गर्म हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। तो कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है जब टू बॉडीज ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फ्रॉम वार्मर टू द कूलर बॉडी। तो इसी को कंडक्शन बोलते हैं। सेम हमारे अर्थ सर्फेस पे होता है, अगर वहाँ पे सरफेस अगर गर्म होगा और वहाँ पे एयर आएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा। कंडक्शन टेक प्लेस इन टू बॉडी ऑफ अनइक्वल टेम्परेचर व्हेन इन केम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम द वार्मर टू द कूलर बॉडी और इसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ हीट कंटिन्यू अंटिल बोथ द बॉडीज अटेन द सेम टेम्परेचर। और ये तब तक फ्लो होता है एनर्जी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। कंडक्शन इज इंपॉर्टेंट इन हीटिंग द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हमारा लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कंडक्शन होता है। कंडक्शन का प्रोसेस कहाँ होता है, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस होता है वो गर्म होता है बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन। तो वहाँ पे अगर एयर केम इन कॉन्टैक्ट विद, अगर वो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली। अब यहाँ पे सेकंड प्रोसेस है तुम्हारा कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, कन्वेक्शन क्या होता है, द एयर केम इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइजेज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करेंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट द हीट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन प्रोसेस। क्या होता है कन्वेक्शन, द एयर केम इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ गेट हीटेड एंड बिकेम लाइटर। तो होता क्या है, जो भी एयर आया वो गर्म, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से वो ऊपर की तरफ इवेपोरेट होगा और कंडेंस होगा और फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये होल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, प्रेसिपिटेशन का होल प्रोसेस में क्या हो रहा होता है, कन्वेक्शन का प्रोसेस है। इट मीन्स जो भी हमारा एयर है वो इवेपोरेट करेगा, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेट करेगा और ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और फिर
प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। दिस प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज कन्वेक्शन। द कन्वेक्शन ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इज कन्फाइंड ओनली टू द ट्रोपोस्फेयर। तो ये कहाँ पे होता है, ये ट्रोपोस्फेयर पे होता है। जितना भी वेदरिंग एक्टिविटीज होता है वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है। अब आते हैं, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। अब एडवेक्शन क्या होता है, एडवेक्शन होता है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। तो पहले क्या पढ़े, कंडक्शन, फिर पढ़े कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज एडवेक्शन। एडवेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर विच इज रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्टिकल मूवमेंट। जो हमारे वर्टिकल मूवमेंट से भी इंपॉर्टेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर को क्या बोलते हैं, एडवेक्शन प्रोसेस। इन मिडिल लैटिट्यूड मोस्ट ऑफ द डायurnal डे एंड नाइट वेरिएशन इन डेली वेदर आर कॉज्ड बाय द एडवेक्शन प्रोसेस। ठीक है, जो हमारे दिन और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है, ठीक है, डे और नाइट में जो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर डिफरेंसेस होता है, वो क्यों होता है, एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है, ठीक है। ये क्यों होता है, एडवेक्शन प्रोसेस की वजह से होता है, अलोन एडवेक्शन, एडवेक्शन के अलोन एडवेक्शन प्रोसेस से होता है। इन ट्रॉपिकल रीजन, particularly in the northern India, during a summer season, local wind called loo is the outcome of the advection process. तो समर सीजन में जो लू चल रहा होता है वो किसका एग्जाम्पल है, एडवेक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। लू को किसका एग्जाम्पल है, एडवेक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। इट इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तो कितना बार डिस्कस किया हम लोग। द इंसुलेशन रिसीव बाय द अर्थ इज इन द शॉर्ट वेव फॉर्म एंड हीटेड अप द सर्फेस। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो हमें रिसीव होता है सर्फेस पे, वो क्या करता है, हमारे सर्फेस को गर्म करता है। द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड अप इटसेल्फ बिकेम अ रेडिएटिंग बॉडी एंड इट रेडिएट एनर्जी टू द एटमॉस्फेयर इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग वेव फॉर्म। तो जितना अमाउंट रिसीव होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हम वापस से रेडिएट बैक करते हैं। एंड दिस एनर्जी हीटेड अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। बेसिकली होता क्या है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का मतलब होता है कि जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो अर्थ को रिसीव होता है थ्रू सन से जो भी रिसीव होता है, वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन वहाँ नीचे हमारे लोअर सरफेस पे, लोअर एटमॉस्फेयर पे जितने भी गैसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, वो गैसेस जो है वो हमारे सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रेडिएट बैक करते हैं, ठीक है। किसको, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, ना कि शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। शॉर्ट वेव इंसुलेशन को नहीं, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और रेडिएट बैक करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से हमारा लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है और इसी को हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। तो लॉन्ग वेव रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस पर्टिकुलरली बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, एंड द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड अप बाय द अर्थ रेडिएशन। और इसी से हमारा अर्थ सर्फेस गर्म होता है, ना कि सोलर रेडिएशन से। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हमारा अर्थ सर्फेस जो है वो गर्म होता है, ना कि सोलर रेडिएशन से। द एटमॉस्फेयर इन टर्न रेडिएट एंड ट्रांसमिट हीट टू द स्पेस। फाइनली द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम द सन इज रिटर्न टू द स्पेस, देयरबाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रिसीव करते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हम रेडिएट बैक करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बजट। और इससे क्या होता है, हम इट मेंटेन द कांस्टेंट टेम्परेचर एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब आता है हीट बजट होता क्या। हीट बजट ऑफ द planet अर्थ। फिगर 9.2 depicts the heat budget of the planet Earth. The Earth as a whole does not accumulate or lose heat. It maintains its temperature. हीट बजट क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन हमें रिसीव हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो रेडिएट बैक हो जाता है वापस हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस कैन हैपन ओनली इफ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इंसुलेशन इक्वल टू द अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये कब होगा, जब जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो रिसीव हुआ है वो इक्वल होगा उस अमाउंट के जितना अमाउंट अर्थ वापस रेडिएट बैक करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर दैट द इंसुलेशन रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज 100%। तो क्या है कि 100% हमें सोलर रेडिएशन रिसीव हुआ, जो कि ये कभी भी 100% नहीं होता है, 1% होता है। वाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो तो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होता है, स्कैटर्ड हो जाता है या फिर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ओनली द रिमेनिंग पार्ट रीचेस द अर्थ सर्फेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूरा 100% अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आ रहा होता है एटमॉस्फेयर पे, तो उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उस प्रोसेस के दौरान ही या तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो स्कैटर्ड हो जाता है, या तो एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सर्फेस ऑफ द अर्थ पे आ पाता है। रफली 35 यूनिट आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 100 एनर्जी है जिसमें से 35 तो सरफेस पे आया ही नहीं, ठीक है। तो कितना बचा, 65 बचा। 35 जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया वापस, रिफ्लेक्टेड बैक टू द स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आउट ऑफ दिस 27 यूनिट, आउट ऑफ दिस, और इस अमाउंट में मतलब 35 में क्या है, 35 में जो 27 है दीज आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड। जो 27 है वो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक किए, और 2 यूनिट जो है स्नो और आइस कवर्ड रिफ्लेक्ट बैक किए, ठीक है।
तो 35 में 27 प्लस 2 29, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक हो गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो इफेक्ट। व्हाट इज एल्बिडो इफेक्ट? जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है विद द हेल्प ऑफ स्नो या फिर आइस कवर के थ्रू, जो भी अमाउंट ऑफ जो या फिर जो क्लाउड वापस रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो 35 यूनिट जो एनर्जी है वो रिसीव हुआ ही नहीं हमें, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। बचा कितना, 65 यूनिट। तो 27 तो रिफ्लेक्ट बैक हुआ, कौन रिफ्लेक्ट किया, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड। और 2 यूनिट जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ वो स्नो और आइस कवर के थ्रू रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। द रिमेनिंग 65 यूनिट आर एब्जॉर्ब। 65 यूनिट जो है वो एब्जॉर्ब होता है, जिसमें से 14 यूनिट विद इन द एटमॉस्फेयर, 14 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। एंड 51 यूनिट, जो 51 यूनिट है बाय द अर्थ सरफेस, तो 41 यूनिट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है एंड 51 यूनिट जो है वो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करता है। तो एक है 51 और दूसरा है 14, इट मीन 65, ठीक है। द अर्थ, अब द अर्थ रेडिएट बैक 51 यूनिट इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इट मीन्स जो 51 जो अर्थ को रिसीव हुआ वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बचा कितना, out of this 17 unit are radiated to the space directly and the remaining 34 are absorbed by the atmosphere। तो यहाँ पे क्या बोला, 17 यूनिट तो रेडिएट हो गया स्पेस डायरेक्टली, मतलब 51 में से 17 जो था वो रेडिएट बैक हो गया डायरेक्टली, और रिमेनिंग 34, तो बचा कितना, 34। जो 34 बचा, 34 यूनिट जो है इट इज़ एब्जॉर्ब बाई द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो 51 में से 14 जो है वो 17 जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया, बचा 34 जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लिया। 6 यूनिट एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर, 9 यूनिट थ्रू कन्वेक्शन एंड टर्बुलेंस एंड 19 यूनिट थ्रू लेटेंट हीट ऑफ द कंडेंसेशन, ठीक है। 48 यूनिट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। अब 48 यूनिट जो है वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, and किस फॉर्म में, 14 यूनिट इन द फॉर्म ऑफ इंसोलेशन, 34 यूनिट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आर ऑल्सो रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस। तो हम यही देख रहे हैं कि जितना भी अमाउंट, thus the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is 17 plus 48। तो जितना अमाउंट 65 जो हमको रिसीव हुआ उतना ही वापस रिफ्लेक्ट बैक भी हो गया। thus the total radiation returning from the earth and the atmosphere respectively is 17 plus 48 which is 65 unit, which balance the total of 65 unit received from the sun। जो 65 यूनिट रिसीव हुआ था वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक है। एंड दिस इज टर्म्ड एज अ हीट बजट और द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन 100% रिसीव होता है, जिसमें से 34% अर्थ एब्जॉर्ब करती है, 17% एब्जॉर्ब बाई दी अर्थ, ठीक है। 27% जो है क्लाउड में रिफ्लेक्ट बैक होता है, 2% अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है, 14% एब्जॉर्ब बाई द एटमॉस्फेयर, 6% स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे यही बोला है कि जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ 65 उतना ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया 65, और हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बैलेंस्ड रहा, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है जिसमें हम यही समझना है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गया, ठीक। दिस एक्सप्लेन वाई द अर्थ नीदर वार्म नॉर कूल्स एंड डाउन डिस्पाइट द ह्यूज ट्रांसफर ऑफ द हीट दैट टेक प्लेस। तो बिसाइड ऑल दीज रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन के बाद भी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है, वो स्टेबल रहा। क्यों? क्योंकि ना ही हमारा जो रेडिएशन है, मीन सोलर एनर्जी है, ना ही वो एब्जॉर्ब हुआ, नीदर वार्म नॉर कोल्ड, ना ही वो हमारे अर्थ को गर्म करता है ना ही कोल्ड, वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। क्यों? जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ उतना ही अमाउंट हमें रिफ्लेक्टेड बैक हो गया, ठीक है। वेरिएशन इन द नेट हीट बैलेंस ऑन द अर्थ सर्फेस। As explained earlier, there are variation in the amount of radiation received at the surface of the earth. Some part of the earth has surplus radiation balance while the other part has deficit. But इन सब के बावजूद क्या होता है, डिफरेंसेस देखा जाता है, ठीक है। डिफरेंसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर डेंसिटी एक्सेट्रा। Figure 8.3 depicts the latitudinal variation in the net radiation balance of the Earth at the atmosphere system. The figure shows that there is a surplus of net radiation balance between 40 degree north and south, and the region near the poles have a deficit। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। द फिगर शोज दैट देयर इज अ सरप्लस ऑफ नेट रेडिएशन बैलेंस बिटवीन 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड द रीजन नियर द पोल हैज़ अ डेफिसिट। मतलब पोल्स में जो रेडिएशन होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन। द सरप्लस हीट एनर्जी फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड पोलवर्ड्स एंड एज अ रिजल्ट द ट्रॉपिक्स डू नॉट गेट प्रोग्रेसिवली हीटेड अप। जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिसीव हुआ उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। The surplus heat energy from the tropics is redistributed polewards and as a result the tropics do not get progressively heated up। तो ऐसा नहीं है कि स्लैंटिंग हाइट या फिर 0 डिग्री या फिर सोलर एनर्जी का डायरेक्ट इम्पैक्ट
ट्रॉपिक्स पे होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रॉपिक्स जो है वो प्रोग्रेसिवली हीटेड अप हो जाए या फिर वो ज़्यादा एक्सट्रीमली हीटेड अप हो जाए, ऐसा नहीं है। जितना अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव होता है वो रिफ्लेक्ट बैक होता है और इक्वेटर से या फिर ट्रॉपिक रीजन से वो पोलर रीजन की तरफ मूव करता है, इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है। ठीक है, अब देखते हैं temperature. The interaction of the insulation with the atmosphere and the earth's surface create heat, which is measured in terms of temperature. While heat represents the molecular movement of the particle comprising of a substance, the temperature is the measurement in degree of how hot or cold a things or a place is. So temperature क्या है? Temperature is interaction of the insulation with the atmosphere and the earth's surface, and it create the heat, which is measured in terms of temperature. While heat represent the molecular movement of the particle, which is comprises of its substance. तो हमें यही पढ़ना है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और टेम्परेचर क्या है, हीट रिप्रेजेंट्स करता है, मतलब वो कितना ठंडा है कितना गर्म है। टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री को मेजर करता है, मेजरमेंट हम डिग्री के टर्म्स में उसको मेजर करते हैं। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलर्स के मूवमेंट और पार्टिकल्स के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फैक्टर दैट्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज। द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ओके, फर्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एट एनी प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किससे किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। नंबर वन इज द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। फर्स्ट है लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। ठीक है, लैटिट्यूड है 0 डिग्री पे है, 30 डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, इस पर इन्फ्लुएंस्ड होता है। इट मीन्स अगर वो 0 डिग्री पे होगा इट मीन्स डायरेक्ट सनरेज है, और अगर 60 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, स्लैंटिंग रेज होगा, तो वहाँ पे क्या है, इंसुलेशन कम है और टेम्परेचर जो है वो कम है। तो इसलिए लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस भी है वो टेम्परेचर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर सेकंड इज एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। हायर एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सी से डिस्टेंस क्या है, ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट। और फिफ्थ इज लोकल एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट है तुम्हारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में हम पहले भी पढ़े थे कि लैटिट्यूड में क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन में और इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली पड़ा होता है, तो डायरेक्ट होने की वजह से वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड ऑन द इंसुलेशन रिसीव एंड इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट द इंसुलेशन वैरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, हेंस द टेम्परेचर ऑल्सो वैरी अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिक रीजन में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनरेज होता है। बट ऑन द अदर हैंड पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे हमारा स्लैंटिंग रेज ज़्यादा होता है, तो इस और ज़्यादा एरिया को कवर करता है, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो कम होता है। नेक्स्ट इज ऑल्टीट्यूड। द एटमॉस्फेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। अब होता क्या है कि ऑल्टीट्यूड पे क्या, लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होता है, वो हमारे अर्थ पे जो भी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, सोलर रेडिएशन होती है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है, उसको एब्जॉर्ब करके रखती है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से वहाँ पे गैसेस होता है और वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए लोअर लेवल पे क्या होता है या लोअर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर जो है वो स्कैटर्ड है, इसीलिए। नेक्स्ट इज द प्लेस नियर द सी लेवल। ये तो पता है, जो सी के पास होगा वो वहाँ पे टेम्परेचर जो है नियर द सी लेवल रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर इन द प्लेस सिचुएटेड एट द हाई एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो हायर एलिवेशन पे होगा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दी प्लेस विच इज़ रिकॉर्डेड नियर द सी लेवल। सी लेवल के जो पास होगा वो उसके कंपैरिजन में अगर हम हायर ऑल्टीट्यूड पे होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। तो जब इंक्रीजिंग हाइट से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। एवरी 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री का डिक्रीज होता है एवरी 1000 मीटर पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। और इसी के अपोजिट होता है टेम्परेचर, इसी के अपोजिट होता है इन्वर्जन का प्रोसेस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर इज द लोकेशन ऑफ द प्लेस वेयर विद रिस्पेक्ट टू द सी और लैंड के रिस्पेक्ट में भी टेम्परेचर वैरी करता है। कंपेयर टू द लैंड द सी गेट हीटेड स्लोली एंड लूजेस हीट स्लोली। तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है लैंड का, वो स्पेसिफिक हीट जो होता है लैंड का वो